दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा की 160 से लेकर 170 सीटों पर बीजेपी का दावा, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र में 3 महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन विधानसभा चुनाव से पहले सभी 288 सीटों पर चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जुटे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 160 से लेकर 170 सीटों पर लड़ना चाहती है। यानी एक तरीके से इस वक्त महायुति में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 105 विधायक है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 105 विधायक चुनकर आए और उसी के तहत बीजेपी विधानसभा में अपना वर्चस्व रखने के लिए किसी भी हालत में 160 से 170 सीटों पर लड़ना चाहती है। महायुति में एकनाथ शिंदे जी के पास उनके पार्टी के 38 विधायक और निर्दलीय विधायकों को मिलाकर 50 के आसपास विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे जी को है। अजित पवार जी के पास कुल 42 विधायक हैं। अगर महायुति में विधायकों की संख्या देखें तो इस वक्त बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन मुख्यमंत्री पद शिवसेना के पास है। यानी एक तरीके से बीजेपी ने एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी के मंत्रिमंडल में बीजेपी के सिर्फ 10 मंत्री है, शिवसेना के भी 10 मंत्री है, अजित पवार गुट के कुल 9 मंत्री है। यानी एक तरीके से सत्ता में ज्यादा विधायक होकर भी बीजेपी को कम भागीदारी मिली है। इसके कारण बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नाराज है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महाराष्ट्र में कुल 28 सीटें लड़ी और उसमें से केवल 9 पर बीजेपी को जीत मिली। एकनाथ शिंदे गुट ने 15 सीटें लड़ी और उसमें से 7 सीटों पर एकनाथ शिंदे गुट को जीत मिली। अजित पवार गुट ने लोकसभा की 4 सीटें लड़ी, उसमें से 1 पर अजित पवार जी के उम्मीदवार जीत कर आए। यानी लोकसभा चुनाव में महायुति में एकनाथ शिंदे जी का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा और उसी स्ट्राइक रेट का हवाला देते हुए एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना विधानसभा की 100 सीटों पर अपना दावा कर रही है। बीजेपी के महाराष्ट्र के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय आलाकमान से यह मांग की है कि बीजेपी को महाराष्ट्र में 160 से लेकर 170 सीटें लड़नी चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 152 सीटें लड़ी थी। इस वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है, मगर बीजेपी के ज्यादातर कार्यकर्ता और नेता अभी भी देवेंद्र फडणवीस जी को अपना मुख्यमंत्री मानते हैं। अगर लोकसभा चुनाव की स्ट्रेटेजी देखें तो महायुति की सारी स्ट्रेटेजी, कैंडिडेट का सिलेक्शन, एक इसमें देवेंद्र फडणवीस जी का रोल महत्वपूर्ण रहा और इस सरकार को एक तरीके से चलाने में, इस सरकार को स्थिर रखने में देवेंद्र फडणवीस जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। लेकिन मराठा रिजर्वेशन के मुद्दे के प्रभाव के कारण इस वक्त देवेंद्र फडणवीस जी की छवि, राजनीतिक छवि को नुकसान हुआ है। यानी एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी के नाम पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ज्यादा वोट नहीं मिला है या बीजेपी को ज्यादा फायदा नहीं मिला है। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र के ज्यादातर बीजेपी के विधायक देवेंद्र फडणवीस जी का नेतृत्व मान रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं की जो कोर टीम है उसकी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ हुई। उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने महाराष्ट्र के बीजेपी के नेताओं को निर्देश दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ा जाएगा, यानी किसी चेहरे को आगे कर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा हो या विधानसभा को लेकर जो निर्णय हो उसे एक तरीके से सामूहिक रूप से लिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस जी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की, लेकिन और संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मांगी, लेकिन अमित शाह जी ने देवेंद्र फडणवीस जी की इस ऑफर को एक तरीके से ठुकरा दिया। यानी एक तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास देवेंद्र फडणवीस जी का मजबूत नेतृत्व है, लेकिन इस वक्त मराठा रिजर्वेशन के प्रभाव के कारण या मराठा आरक्षण के मुद्दे के कारण वो नेतृत्व चल नहीं पा रहा और इसके कारण बीजेपी इस वक्त सरकार में होकर भी बैकफुट पर है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से चर्चा की और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने एक प्रेजेंटेशन एक अमित शाह जी को दिया। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी को ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए, इसके लिए एक तरीके से एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बीजेपी के ऊपर दबाव बढ़ा रही है। एकनाथ शिंदे जी इस वक्त एग्रेसिव होकर निर्णय ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम पर जो लोकप्रिय योजनाएं इस बजट सेशन में एक तरीके से एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने उन योजनाओं की शुरुआत की है या उनका अनाउंसमेंट किया है, उसका श्रेय लेने का प्रयास एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना ने किया या एकनाथ शिंदे जी ने किया। उस योजनाओं का श्रेय लेने का प्रयास अजित पवार जी ने भी किया। एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने जो लोकप्रिय घोषणाएं की है या योजनाएं लागू की है, उन योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने का काम एक तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सौंपा गया है। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी एक तरीके से बैकफुट पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह बीजेपी का कार्यकर्ता है। बीजेपी का कार्यकर्ता इस वक्त नाराज है क्योंकि सत्ता में बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी महाराष्ट्र में बीजेपी के नेताओं को कार्यकर्ताओं को सत्ता में भागीदारी नहीं मिली है। पार्टी से बीजेपी में जो बाहर से नेता बाकी इतर पार्टियों से यानी कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, बाकी पार्टियों से जो नेता बीजेपी में शामिल हुए उनको ही सत्ता में बड़ी जिम्मेदारी मिली। यानी एक तरीके से सत्ता का लाभ बीजेपी के निष्ठावान नेताओं को और कार्यकर्ताओं को नहीं हुआ। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण एकनाथ खड़से, पंकजा मुंडे जैसे बड़े नेता है। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा वोट शेयर है। 26-27% के आसपास बीजेपी को लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत मिला, लेकिन सीटें ज्यादा नहीं मिली। 2019 में बीजेपी ने 25 सीटें लड़ी और 23 पर जीत हासिल की, लेकिन अब इस 2024 के लोकसभा चुनाव में 28 सीटें लड़ी और केवल 9 पर जीत हासिल की। और शिंदे जी ने, एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना ने 15 सीटें लड़ी और 7 पर उनके उम्मीदवार जीते। यानी एक तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुकाबले एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना का प्रदर्शन अच्छा रहा और उसी प्रदर्शन का या स्ट्राइक रेट का आगे रखकर एकनाथ शिंदे जी अपना नेतृत्व आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति को एकजुट रखना बीजेपी की बड़ी मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर महाराष्ट्र में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकती। बीजेपी का हिंदुत्व का नैरेटिव, नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा,
देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व एक कमजोर हो चुका है, या बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो इस वक्त महाराष्ट्र में नहीं चल पा रहे। एक तरीके से बीजेपी के प्रति महाराष्ट्र की जनता में नाराजगी है, खासतौर पर केंद्र सरकार के प्रति जबरदस्त नाराजगी है। यानी एक तरीके से इस वक्त देवेंद्र फडणवीस जी का मजबूत नेतृत्व बीजेपी के पास होकर भी बीजेपी महाराष्ट्र में कमजोर दिखाई दे रही है। बीजेपी का संगठन मजबूत है मगर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। अजित पवार गुट को बीजेपी के साथ सत्ता में भागीदार बनाने का जो निर्णय बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने लिया, उसको लेकर बीजेपी के ज्यादातर कार्यकर्ता नाराज हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी एक चेहरे को बीजेपी यानी बीजेपी के किसी एक चेहरे को बीजेपी आगे कर चुनाव लड़ती है, या महायुति चुनाव लड़कर महायुति का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जाता है, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ सकता है। ऐसी भी चर्चा बीजेपी में हो रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रभारी पद की जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, इन दो केंद्रीय नेताओं को दी है। एक कैबिनेट मोदी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री है, यह और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के से साथ इन दो नेताओं के अच्छे खासे राजनीतिक रिश्ते हैं। यानी एक तरीके से किसी भी हालत में महाराष्ट्र का आने वाला विधानसभा चुनाव बीजेपी जीतना चाहती है। लोकसभा चुनाव में जिन दो राज्यों में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, वो दो राज्य है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। और उत्तर महाराष्ट्र में 3 महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा तो राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा संदेश जा सकता है और उसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को मिल सकता है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है। ऐसे आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्यों को अपने कब्जे में रखने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास करेगी और इसके लिए बीजेपी जमीन पर अपनी चुनावी रणनीति को एक तरीके से बिछा रही है। जो गलतियां लोकसभा चुनाव में की, उन गलतियों को सुधार कर बीजेपी अब किसी एक नेता को आगे करने के बजाय सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है और उसी के तहत पंकजा मुंडे जी को विधान परिषद की विधायकी मिली। एकनाथ खड़से भी बीजेपी में जल्द ही शामिल हो सकते हैं और एक तरीके से बीजेपी महाराष्ट्र में माधव कार्ड आने वाले विधानसभा चुनाव में खेल सकती है। यानी एक तरीके से ओबीसी वोटरों को साधने के लिए बीजेपी इस वक्त कदम उठा रही है, यानी निर्णय ले रही है। यानी पंकजा मुंडे जी का राजनीतिक में पुनर्स्थापित होना उसी की दिशा में एक बड़ा कदम है। पंकजा मुंडे जी को एकनाथ शिंदे जी के मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री पद भी मिल सकता है, ऐसी भी चर्चा इस वक्त महाराष्ट्र में हो रही है। अगर इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियां देखें तो बीजेपी महायुति में अपना वर्चस्व बढ़ाकर रखना चाहती है, बड़े भाई के रोल में रहना चाहती है, भले ही शिंदे मुख्यमंत्री हो और अपने आप को महायुति का मुख्यमंत्री पद का चेहरा आगे आगे पेश कर रहे हो, मगर किसी भी हालत में आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर महायुति की सरकार आती है तो उसके बाद बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बने, इसके लिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आग्रही है। यानी एक तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को असफलता मिली, लेकिन इस असफलता के बावजूद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपने रणनीति में
नयापन लाया है और लचीलापन लाया है। विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी की स्ट्रेटेजी या महायुति की स्ट्रेटेजी रंग लाई और महायुति के 9 उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए। अगर इसी प्रकार की एकजुट विधानसभा चुनाव में रहती है और ठीक ठाक तरीके से उम्मीदवारों का चयन होता है, सीटों का बंटवारा अच्छी तरह से होता है और एक तरीके से अच्छा नैरेटिव जमीन पर गढ़ाने में बीजेपी कामयाब रहती है या महायुति कामयाब रहती है, तो ही कुछ महायुति के जीतने की उम्मीद है। अलग अलग तरह के सर्वे यानी सकाल माध्यम का सर्वे या सकाल मीडिया का सर्वे सामने आया है और उसमें 48% के आसपास महाविकास आघाड़ी को वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को 33% के आसपास। अगर अलग अलग सर्वे की बात करें तो इस सर्वे महाविकास आघाड़ी के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की चुनावी मशीनरी देखे, बीजेपी का पार्टी का संगठन देखे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का लड़ने का जज्बा देखे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की चुनावी रणनीति देखे, तो बीजेपी आखिरी समय तक जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। यानी जिस चुनाव में 60% हार की गारंटी हो या 60% बीजेपी हार सकती है, ऐसा निष्कर्ष निकाला जाता है, उस चुनाव को भी बीजेपी जीत में तब्दील करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाती है। यानी एक तरीके से बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। जो 2 सालों में बीजेपी ने जो प्रयोग किए, शिवसेना पार्टी तोड़ी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तोड़ी, एक अजित पवार जी को अपने साथ सत्ता में भागीदार बनाया, इसके कारण बीजेपी का परसेप्शन कमजोर हो चुका है। करप्शन के खिलाफ जो बीजेपी ने एक नैरेटिव बनाया था वो भी कमजोर हो चुका है। अगर बीजेपी को महाराष्ट्र में सत्ता में वापसी करनी है, यानी फिर से एक बार सत्ता पानी है तो और अपना मुख्यमंत्री बनाना है, तो पार्टी में एकजुट रखनी होगी और नए मुद्दे लाने होंगे और नए नैरेटिव पर चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि हिंदुत्व, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता या नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा, देवेंद्र फडणवीस जी का करिश्मा, इन मुद्दों को एक तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने नकारा है। यानी नए मुद्दों के साथ ही आने वाले चुनाव में बीजेपी को आना होगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।